अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज से हम अपने इस चैनल पर एक न्यू लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने इस वक्त एक बुक ओपन है, कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री। और ये बुक प्रोफेसर मोहम्मद अमीन और एस.एम. यूसुफ की बुक है। यहाँ पर लिखा भी आप देख सकते हैं कि बीए बीएससी वगैरह स्टूडेंट्स के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एडीपी में इनरोल हैं या इवन आप बीएस ऑनर भी कर रहे हैं तब भी आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज़ में पर्टिकुलरली हम जस्ट चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो उसको सोल्व करेंगे। मेन जो हमारा इसमें मकसद है वो एक्सरसाइजेज को इन डिटेल सोल्व करना है। तो आइए जी, मैं चैप्टर नंबर 1 पे आता हूँ। ये आपके सामने कंटेंट शो हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, 3 इसमें एक्सरसाइजेज हैं और 3 ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जो पहला टॉपिक है जिससे रिलेटेड पहली एक्सरसाइज 1.1 है, उसमें हम रियल नंबर्स और इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम फंक्शन को भी देख लेंगे। फंक्शन की टाइप्स क्या होती हैं, किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, सो दैट कि इसको यूज़ करते हुए फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लिमिट का, वो भी फंक्शन पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ जी चैप्टर नंबर 1 जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। राइट, सो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप अगर देखें तो फर्स्ट लाइन में आपके पास लिखा हुआ है जो नंबर्स हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं इन सब नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, या इनको पॉजिटिव इंटीजर भी कह लिया जाता है। तो ये सबसे पहली तरह के नंबर हैं जो कि इन्वेंट हुए थे। राइट, इसके बाद हमारे पास कुछ और टाइप आती है, फर्दर इसमें क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट देखें द नंबर 0 एंड द नेगेटिव इंटीजर्स। ये जो आपके पास सेट बनता है जिसको आप Z से डिनोट करते हैं, जिसमें तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0, ठीक है, वो सब आ जाते हैं। तो इसको कहते हैं दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के बाद बात आती है रैशनल नंबर्स की। ठीक है, रैशनल नंबर्स इन शॉर्ट ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम 2 इंटीजर्स की फ्रैक्शन में लिख सकें, जस्ट लाइक दिस। आपके सामने इस वक्त लिखा हुआ P/Q। ठीक है, और P और Q दोनों इंटीजर्स हैं एंड Q पर एक कंडीशन है कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट्स द रीज़न। तो या फिर आप इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो या फिर रैकरिंग हो। रैकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। समटाइम आपने देखा होगा कि किसी नंबर को हम लेट्स से जी 1.6666, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रैकरिंग है। ठीक है ना, तो ऐसे नंबर्स की भी हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, फ्रैक्शन में इसको लिख सकते हैं 2 इंटीजर्स के। ठीक है, और यहाँ पर आप एक और लाइन भी देख रहे हैं, एवरी इंटीजर n इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम n के नीचे 1 लिख सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, इसलिए जस्ट हम इसको गो थ्रू करेंगे। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होते, मतलब उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रैकरिंग भी होती है। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और उनमें कोई रेपिटेशन भी नहीं होती। या इसको आप इस तरह कह सकते हैं, इसकी कोई कोशेंट ऑफ इंटीजर में इसको नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती हमें। राइट, सो कोई भी इर्रेशनल नंबर जो होता है, अगर आपके पास कोई एक नंबर है लेट्स से n जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी 4 आप देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इन सब नंबर्स के अलावा कोई और नंबर लें और उसका स्क्वायर रूट जो है वो इसकी एग्जांपल है। ठीक है, जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लें आप, इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 2 ले लें, ये सब के सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। इसी तरह से जो पाई है बेसिकली ये भी हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर की एग्जांपल है। ठीक है, तो आगे ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है, आप अगर इंटरेस्टेड हैं पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ पर। आपके सामने इस वक्त 5 प्रॉपर्टीज स्टेट हैं रियल नंबर्स की। ये है अंडर एडिशन। एडिशन को यूज़ करते हुए हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज है। जो फर्स्ट 1 प्रॉपर्टी है उसमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी 2 रियल नंबर्स लें, उनको आप एडअप करेंगे, अगेन रियल नंबर ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी रियल नंबर्स का सेट जो होता है वो क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है a+b कर लें या b+a कर लें। देखिए ना, आप अगर 2+1 कर लें या 1+2 कर लें, आंसर सेम आता है। ठीक है, आंसर पर फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
क्योंकि अंडर एडिशन बात कर रहे हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी अंडर एडिशन। रियल नंबर्स जो होते हैं वो कम्यूट भी करते हैं। थर्ड वन पे आ जाए जी, ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप देख रहे हैं जी, पहले आप b प्लस सी को ऐड करें, देन आप a को ऐड करें, या फिर पहले a प्लस बी कर लें देन c को ऐड कर लें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। रियल नंबर्स के केस में आपको एक ऐसा नंबर मिलता है जिसको हम ज़ीरो कहते हैं। ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करें उस रियल नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप 2 + 0 करें 2 ही आंसर आएगा, 3 + 0 करें 3 आंसर आएगा। जिस मर्जी आप बेशक फ्रैक्शन वाले में करें, इरेशनल में ज़ीरो ऐड कर दें, आपके पास उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ज़ीरो जो है वो रियल नंबर्स की आइडेंटिटी है अंडर एडिशन, राइट। इसी तरह से आइडेंटिटी के फौरी बाद बात आती है इनवर्स की। कोई भी एलिमेंट पकड़ें उसका इनवर्स क्या होता है। रियल नंबर्स के केस में जब आप एडिशन अंडर एडिशन बात करते हैं तो किसी भी रियल नंबर का इनवर्स जस्ट आप उसके साथ माइनस लगा दें। जैसा कि 2 का इनवर्स, 2 में क्या ऐड करें तो आपके पास आइडेंटिटी आएगा, जस्ट -2 आप ऐड करें तो ये आपके पास 0 दे देगा। ठीक है, तो 2 की आइडेंटिटी, 2 का इनवर्स -2 है, इसी तरह -2 का इनवर्स 2 है, सिंपल, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो आती हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी जो हमने ऊपर बात की है वो अंडर एडिशन थी, ये है अंडर मल्टीप्लिकेशन। वही प्रॉपर्टीज़ हैं। आपके पास जो रियल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड होते हैं, यानी आप एक कोई 2 रियल नंबर लें उनको मल्टीप्लाई करें अगेन रियल ही आएगा, तो ये क्लोज है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है। इसी तरह से एसोसिएटिविटी भी रियल नंबर के केस में सेटिस्फाई करती है। यस, यहाँ पर आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो चेंज हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन चेंज हो गए। ठीक है, तो इस केस में हम चूँकि मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो किसी भी नंबर के लिए 1 आपके पास एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट काम करेगा। जैसा कि 2, इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 से तो ये हमारे पास 2 आ जाता है अगेन। ठीक है, तो 1 जो है आपको आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट। इसी तरह से इन्वर्स भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। पहले हमने इन्वर्स क्या पढ़ा था, -a पढ़ा था a के लिए, यहाँ पर a के लिए 1/a पढ़ेंगे और आपका a जो है वो नॉन ज़ीरो भी होना चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर a को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/a से, रिजल्ट में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। ठीक है, और जो आपके पास इन्वर्स होता है बोथ इन एडिशन एंड इन मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा यूनिक होगा। यानी a के लिए आपको 1/a के अलावा कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए। ठीक है, इन्वर्स हर एलिमेंट का यूनिक होता है। अच्छा जी, जो उसने एक और ये प्रॉपर्टी लिखी है इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ये आपके पास ऊपर वाली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, नीचे वाली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसको कहते हैं जी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ओवर एडिशन। बिल्कुल इसी तरह ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अभी हमने ऊपर डिस्कस की हैं तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये बेसिकली आर को फील्ड बनाती हैं। ठीक है, फील्ड जो होता है ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, खैर ये अपने कोर्स में भी ये नहीं है, तो आगे चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको समटाइम प्रूफ के लिए भी आ जाता है। कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर सच दैट x² = 2। ठीक है, देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर x सच दैट x² = 2। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि आप उसका स्क्वायर लें और आंसर में 2 आ जाए। इसी को समटाइम किसी और तरह भी कह दिया जाता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बात एक्चुअली यही है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने प्रूव किया हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन से। ओके, सो बहरहाल हम इसको नहीं करेंगे, हमारा मेन फोकस जो है वो इस कोर्स में एक्सरसाइजेस को सोल्व करना है। तो आगे कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं जी आर की, जिनको ऑर्डर प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ठीक है, आर पर उसने जो ऑर्डर डिफाइन किया आपके सामने है जी। 2 एलिमेंट आप ले आर के और वो कह रहे जी इन तीनों में से एग्जैक्टली एक होल्ड करेगा। कोई भी 2 एलिमेंट लें, या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या उनमें से लेट से ए जो है वो ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा। इन तीनों के अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको बेसिकली ट्राइकोटोमी लॉ कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो उसने दिया हुआ है, आप 3 नंबर लें ए बी और सी, कोई भी रियल नंबर से ले लें। अच्छा जी, अगर आपका a ग्रेटर देन b होगा और b ग्रेटर देन c होगा, देन मस्ट है कि आपका a जो है वो ग्रेटर देन होगा c से। ठीक है ना, ये देखें जरा, a ग्रेटर देन b और b क्या है, ग्रेटर देन c है, तो ऑफ कोर्स आपका जो a है वो भी ग्रेटर देन होगा c से।
ठीक है, यहाँ पर ये एक थ्योरम है और एक सिंपल सा थ्योरम है, आप इसको चाहें तो खुद भी रीड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटीज़ नहीं है, आप इसको खुद देख सकते हैं, राइट। ओके, तो नेक्स्ट आता है जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। रियल नंबर की का बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बेसिकली जो है ना एब्सोल्यूट वैल्यू ये आपका ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस होता है उस नंबर तक का, राइट। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक ड्रा करता हूँ जी, हम रियल लाइन ड्रा करते हैं। ये देखिए सर, आप जानते हैं, बल्कि इसको भी आगे जाकर पढ़ेंगे भी हम, एक नंबर होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। उसके लेफ्ट साइड पर जो नंबर्स होते हैं यहाँ पर ये माइनस में आ जाते हैं, -1 -2, राइट साइड पे जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, 1 2 एंड सो ऑन। आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है ना, दरअसल वो आपका क्या करता है, ओरिजिन से लेकर डिस्टेंस बताता है। मतलब -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी इस फंक्शन के मुताबिक, -2 चूँकि नेगेटिव है तो -2 आ जाता है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो -2 पड़ा हुआ है ना, ओरिजिन से लेकर 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। एक डिस्टेंस ये है, 1 यूनिट, और सेकेंडली ये है, ठीक है, हो गया। ओके, सो इसके आगे एक थ्योरम है, कुछ प्रॉपर्टीज इसी की बताई गई हैं। आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन होता है किसी रियल नंबर का, वो जीरो उसी सूरत में होगा जब वो इटसेल्फ नंबर जीरो है, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि आपके पास जो x इज इक्वल टू मोड ऑफ x इज इक्वल टू जीरो है, बट आपका x जो है वो कुछ और नंबर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो आपने देखा था ऊपर, हमने ओरिजिन पर लिया हुआ है, तो इसी पॉइंट का इसी से डिस्टेंस जीरो हो सकता है। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर चले जाएंगे ना, तो डिस्टेंस जीरो से बड़ा हो जाएगा, राइट। इसी तरह से जी यहाँ पर देखें, माइनस मोड जब आप लेते हैं -x का या पॉजिटिव x का, वो आंसर आपका सेम आता है। आप जानते हैं जितना 1 इधर से डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है ना, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, लेफ्ट साइड से भी, ठीक है ना, दोनों तरफ से डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं, 1 ही आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आपके सामने आती है जी, XY का इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, दैट इज द सेम एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x टाइम्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव आनी है तो इधर भी पॉजिटिव आप बेशक अलग अलग कर लें या एक साथ कर लें इसको, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर आप a कोई भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 कोई नंबर ले लेते हैं, जो कि 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी कोई नंबर हो सकता है, देन क्या होगा, आपके पास मोड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ -a इज लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू a। ये बात थोड़ी समझने वाली है, ठीक है। इसको चाहूँगा कि दोबारा हम रियल लाइन लगाएं और उसके ऊपर बताऊँ बेसिकली इस बात का मतलब क्या है। तो ये देखें जी, आपके पास ये एक रियल लाइन है और इस a को मैं फिक्स करके 2 कह देता हूँ, लेट्स से। अच्छा जी, इसमें ये ओरिजिन है, a को मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है। अब मोड ऑफ x जो है ना, मतलब क्या वो कहने का, इज लेस आर इक्वल टू 2, इस बात का मतलब ये है कि x कोई एक रियल नंबर हो सकता है जो कि जिसका डिस्टेंस जो है वो 2 या 2 से कम है, राइट। तो देखें, -2 ये है, पॉजिटिव 2 ये है, 2 एग्जैक्टली डिस्टेंस होगा तो वो पॉइंट ये हो सकता है या ये हो सकता है, 2 से अगर कम हो जाएगा तो वो कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा या यहाँ पर होगा, सेम डिस्टेंस के फासले पर। 1 होगा तो लेट्स से 1 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इसलिए आपका x जो बेसिकली इस -2 और 2 के दरमियान में कहीं भी लाई कर सकता है। इस बात को उसने लिखा हुआ है -a इज लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू a, ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, दो रियल नंबर्स को ऐड अप करें, उनका आप मॉडुलस लें, एब्सोल्यूट वैल्यू लें, विच इज़ लेस आर इक्वल टू x प्लस वाई। इसको कहा जाता है ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। बेसिकली ये आपके पास इक्वल लाजमी नहीं है, इक्वल है, ये आपके पास ये वाली साइड है जो लेफ्ट साइड, ये छोटी भी हो सकती है, ठीक है। दरअसल देखें ना, आपके पास जो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, बेसिकली ये आपके पास होती है लेंस, जैसे आप वेक्टर देखते हैं ना, जो वेक्टर, खैर ये आपके पास 2D में बात चल जाएगी, तो आप अभी के लिए इसको यहाँ पर ही रहने दें, बस इसको ऐसे ही देख लें आप, दो रियल नंबर, क्योंकि हम आर की बात कर रहे हैं ना, तो ये ट्राइंगल जरा 2D में चली जाती है। तो खैर अब आर में यहाँ पर कोई 2 नंबर इंसर्ट करके देख लें, आप देखें कि ये साइड हमेशा छोटी रहेगी, या मैक्सिमम ये हो सकता है कि दोनों साइड इक्वल आ जाए, ठीक है ना। आप दोनों 1 1 रख लें तो इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। आप एक 1 रख लें, दूसरी -1 रख लें, तो ये साइड छोटी हो जाएगी, ठीक है ना, ये साइड 2 हो जाएगी, ये साइड 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। वेल, तो आगे चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स,
यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, बहुत सी डेफिनेशन हैं। तो ऊपर से देख के जरा इनको कर लेते हैं। एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एस क्या है? सबसेट है कोई रियल नंबर्स का जो कि नॉन एम्प्टी है। ओके, आगे पढ़े। एन एलिमेंट एम जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसको अपर बाउंड इस एस का कब कहेंगे? जब एस के तमाम एलिमेंट इस एम से छोटे हों। अगेन हम जरा इसकी ना रियल लाइन पर ड्रा करके देन इसको समझते हैं बात को। ओके, तो ये आपके पास एक रियल लाइन है, तमाम के तमाम रियल नंबर इसके ऊपर होते हैं। आपने एक सबसेट लिया, फर्स्ट करें जी, मैंने एस जो लिया है वो ये आपका नंबर 2 है और -2 होगा ऑफ कोर्स, और ये नंबर आपके पास 0 है। ये मैंने एक सबसेट ले लिया जिसको हमने एस का नाम दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बेसिकली क्या करना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि आपके पास जो सेट आपने एस लिया है उसको अपर बाउंड कब कहेंगे। अपर बाउंड बेसिकली होता है जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, उसके लिए लाजमी नहीं है कि सेट के अंदर है या बाहर है। इस केस में हमने ये सेट के अंदर लेट से ली हुई है। ठीक है, तो आपके पास जो 0 है ना, 0 से तमाम एलिमेंट एस के छोटे हैं। आप ज़रा सा भी इधर चले जाएंगे वो -0.1 आ जाएगा विच इज़ लेस देन 0। इसी तरह से इधर आ जाएगा ये -1 होगा विच इज़ अगेन लेस देन 0। तो ये जो सेट मैंने लिया है 0 इसका अपर बाउंड है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम लोअर बाउंड भी डिफाइन कर सकते हैं। लोअर बाउंड क्या होता है? सेट का सबसे छोटा एलिमेंट, और अगेन सेट के अंदर से बिलोंग कर सकता है, सेट के बाहर से बिलोंग कर सकता है। अगर आप ओपन इंटरवल ले लें वो ज़ाहिर बात है सेट के बाहर से बिलोंग करेगा। मैंने लेट से क्लोज इंटरवल लिया हुआ है -2 से 0 तक, तो -2 इस सेट का लोअर बाउंड है। ओके, -2 क्या है? इस सेट का लोअर बाउंड है। और अगर किसी सेट का जस्ट मिसाल के तौर पर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो, लोअर बाउंड एग्जिस्ट ना करता हो, तो ऐसे सेट को कहते हैं ये बाउंडेड अबव है, यानी ऊपर वाली साइड से ये बाउंडेड है। ठीक है, यानी अगर मैं कोई सेट लेता हूँ जी, लेट से -∞ से लेकर लेट से 0। ठीक है, और 0 ऑफ कोर्स इसका जो है वो इसमें सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, बट 0 इसका अपर बाउंड है, लोअर बाउंड इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसा सेट ले लूँ जिसका सबसे छोटा एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेट से मैं -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाता हूँ। अब देखें -1, इसके ये डिबेट नहीं है कि ये सेट के अंदर से बिलोंग कर रहा है या बाहर से कर रहा है। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो -1 से बड़े हैं। ओके, ये बात हम गारंटी से कह सकते हैं। इस सेट के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो -1 से बड़े हैं, तो -1 दरअसल इस सेट का लोअर बाउंड होगा। और ये जो सेट मैंने नीचे लिखा है ये बाउंडेड बिलो भी है। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वो कह रहा है जी आपका कोई भी सबसेट आर का वो बाउंडेड कब होगा? अगर वो ऊपर से भी बाउंडेड हो, नीचे से भी बाउंडेड हो, बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो। जैसा कि हमने ये सेट लिया था -2 से लेकर 0 तक, 0 इसका जो अपर बाउंड है, -2 इसका लोअर बाउंड है, तो ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। ऐसे सेट को अब क्या कहते हैं? इसको बेसिकली बाउंडेड सेट कहा जाता है। ठीक है, और अगर कोई सेट जो है वो बाउंडेड ना हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सेट इज नॉट बाउंडेड दैट इट लैक्स ईदर एन अपर बाउंड और अ लोअर बाउंड। जैसे ये जो दो मैंने लिखे हुए हैं ये अनबाउंडेड सेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, पहले सेट में आपके पास लोअर बाउंड नहीं है, सेकंड सेट में आपके पास जो है वो अपर बाउंड कोई भी नहीं मिल रहा इसमें, तो ये दोनों आपके पास अनबाउंडेड सेट्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और बात आपके पास देखें, हमने अभी देखी ना बात की बाउंडेड की और अपर बाउंड की और लोअर बाउंड की। आपके पास एक से ज़्यादा अपर बाउंड मिल सकते हैं आपको, जैसा कि इस केस में देखें सबसे ऊपर वाली एग्जांपल में 0 हमने कहा था अपर बाउंड है। आप इधर चल जाए 1 आएगा जो +1, ये भी अपर बाउंड है। कैसे अपर बाउंड है? क्योंकि डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एस के तमाम एलिमेंट्स इस 1 से छोटे हैं, तो 1 को भी अपर बाउंड कहा जा सकता है। आप इधर आ जाए 0.5, ये भी अपर बाउंड है। तो हमें पता ये चला कि 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर्स हैं जो कि इनफाइनाइटली मैनी हैं, वो तमाम के तमाम एस सेट के अपर बाउंड हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह लोअर बाउंड के साथ भी यही सिलसिला रहेगा। -2 से आप इधर आ जाए जी -3, ये भी इसका लोअर बाउंड है। ठीक है, आप आगे -4 चला जाएं, वो भी इसका लोअर बाउंड है। तो -2 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं सब के सब इसके लोअर बाउंड है सेट एस के। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो इसी फैक्ट पर बेस करती है। उस डेफिनेशन से पहले आप एग्जांपल नंबर 1 को ज़रा देख लें। सेट उसने लिया है जी 1 2 3, ये सेट है गैप्स के साथ, यानी पहले आपका एलिमेंट 1 आएगा, फिर गैप के बाद 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, अब टिल 20 इसने ले लिया। एक फाइनाइट सेट है,
आप देख रहे हैं जी इस सेट का जो हमें एक एलिमेंट है ना हमारे पास 20 20, वो इसका अपर बाउंड है, ठीक है। और आपके पास जो एलिमेंट 1 है, सबसे छोटा एलिमेंट है, वो आपके पास इसका लोअर बाउंड है। तो दरअसल ये जो हमने सेट लिया था ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो इस सेट को हम बाउंडेड सेट कह सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट सेट उसने लिया जी 1 1/2 1/3 अप टिल 1/n, राइट। और n पर उसने कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं लगाई, n कुछ भी हो सकता है, बड़े से बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो देखें इस सेट का अपर बाउंड जो है वो 1 है, 1 इसका अपर बाउंड है। अगर आप अगेन मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करता हूँ, उसके ज़रिए आपको इस एग्जांपल के बारे में बताते हैं जी। तो बेसिकली इसमें क्या है, लेट्स से ये 1 नंबर मैं ले रहा हूँ, इसमें यहाँ पर कहीं 1/2 आ जाएगा, इसके साथ फिर कहीं 1/3 आ जाएगा, चलते 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 लेट्स से यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 को एग्जैक्टली टच तो नहीं करेगा ये सेट, लेकिन 0 को अप्रोच करेगा। आगे चलते जाएंगे 1/4 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 0 के करीब 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 होता जाएगा सब, ठीक है। तो इस सेट का दरअसल आपके पास उसने देखें जैसे लिखा हुआ है ना, अपर बाउंड ऑफ एस इज 1 एंड लोअर बाउंड ऑफ एस इज 0, क्योंकि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बारे में हम ये गारंटी से कह सकते हैं। सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमने ऑपोजिट लगा लिया। ओके ओके ओके, ये चीज़ आपने बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। तो फ्लो में मैं ऑपोजिट लगा बैठा हूँ, 0 आपका यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो ये 1/2 है। इसी तरह से आप यहाँ पर आएंगे, ये 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर आएंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। यही तरतीब है ना आपके पास रियल लाइन की। आप लेफ़्ट पे जाते हैं तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं, छोटे नंबर्स आते रहते हैं, जैसे जैसे राइट पे जाते हैं तो बड़े बड़े नंबर्स आते रहते हैं, ठीक है। तो अब ठीक है ये ओके। सो हमारे पास जो अपर बाउंड है वो इस केस में 1 है, 1 से बाहर इसका एलिमेंट नहीं जा सकता। और जो लोअर बाउंड है वो हमारे पास 0 है, 0 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। -0 से छोटा होगा तो माइनस ही होगा, तो माइनस में ये सेट जा ही नहीं रहा। तो बेसिकली आपके पास जो ये सेट है ये बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, और मतलब मोर जनरली हम इसको बाउंडेड सेट कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले बात बताई है कि किसी भी सेट के केस में आपके पास अपर बाउंड 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह लोअर बाउंड भी 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसी से ही हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करने लगे हैं जी, लीस्ट अपर बाउंड, या इसी बात को हम सुप्रीमम भी कहते हैं, इन शॉर्ट सुप्रीमम एक ही बात है। देखिए लीस्ट अपर बाउंड मतलब ये लफ्ज़ ही बता रहा है कि जितने भी अपर बाउंड है ना, अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड जो है वो क्या होता है, वो सुप्रीमम होता है। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है। अब जैसे ऊपर दोबारा आ जाए, वही एग्जांपल जो भी हमने की थी ऊपर, ये देखें। ओके, तो ये जो आपके पास एग्जांपल है इस वक्त, इसमें आप देखें 0 हमने कहा था, क्लेम किया था, और इनफैक्ट है भी है ये अपर बाउंड इसका। 0 से बड़ा 1/2 भी अपर बाउंड है, 1 भी अपर बाउंड है, ठीक है, राइट। तो इसी तरह से आप आगे चलते जाएं, सब अपर बाउंड है, लेकिन सब में सबसे छोटा अपर बाउंड आपको नजर आ रहा है 0 ही है, ठीक है ना। अगर आप 0 से इधर चले गए वो फिर अपर बाउंड ही नहीं रहेगा। तो 0 इस सेट का सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एस इज 0। बिल्कुल इसी तरह इसका जो एक और डेफिनेशन है नेक्स्ट, उसको कहते हैं इन्फीमम या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। आपको बताया था ना लोअर बाउंड 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन सब में सबसे बड़ा जो लोअर बाउंड है उसको क्या कहते हैं, इन्फीमम कहते हैं, या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कह देते हैं। इसमें देखें जी -2 इसका लोअर बाउंड है, -3 भी इसका लोअर बाउंड है, -4 भी, और जितने भी नंबर -2 के लेफ्ट पे हैं वो सब के सब इसके लोअर बाउंड है, ठीक है। बट इन सब लोअर बाउंड में से -2 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो -2 इस सेट का इन्फीमम होगा। आई होप कि आपको जो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी सुप्रीमम के कॉन्सेप्ट की और इन्फीमम के कॉन्सेप्ट की। सेम इज़ द केस विद दिस एग्जांपल। आपने जो ये 1 1/2 1/n लिया था, अब देखिए ना 1 जो है और इससे बड़े जितने भी नंबर 2 ले लें, 3 ले लें, इनके दरमियान कोई आप डेसिमल पार्ट में नंबर ले लें, डेसिमल में नंबर ले लें, सब के सब आपके पास इस सेट के अपर बाउंड है। लेकिन 1 जो है वो सबसे छोटा अपर बाउंड है, इस केस में 1 आपके पास सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो इसको क्या कहेंगे जी, लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम। तो ये देखें सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 1। बिल्कुल इसी तरह इन्फीमम क्या होगा इस केस में, 0 होगा, क्योंकि 0 से छोटे अगर -1 ले लें, -2 ले लें, लोअर बाउंड तक की हद तक तो ठीक है, लेकिन हमने चूंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना है तो ग्रेटेस्ट इन सब में 0 है, तो इसलिए इसका इन्फीमम जो 0 आ रहा है, राइट।
ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आती है जी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। और बेसिकली ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है जी सुप्रीमम प्रॉपर्टी और इन्फीमम प्रॉपर्टी को कहते हैं। सुप्रीमम प्रॉपर्टी सिंपल है, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच हैज़ एन अपर बाउंड हैज़ अ सुप्रीमम। आप सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई भी सबसेट लें जिसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो तो उसका सुप्रीमम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो तो उसका जो लीस्ट अपर बाउंड है वो हमें मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच हैज़ अ लोअर बाउंड हैज़ द इन्फीमम। लोअर बाउंड भी अगर मिल रहे हों तो उसमें जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो भी हमें मिल जाएगा। बेसिकली इसको हम कहते हैं जी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। तो अभी तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसमें से अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, ये बल्कि एक लाइन आप देख लें, ये हम एक्सरसाइज में इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम 6 को देखेंगे। आपके पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ना, उसने लिखा हुआ इट मे बी नोटेड दैट द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर के लिए होल्ड नहीं करती। इसकी वजह क्या है, हमारे पास सबसेट ऐसे मिल जाते हैं कि जो जिनका अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है बट सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, इसी तरह से लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है बट इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम 6 में डिटेल से सीखेंगे। और कौन से ऐसे सबसेट हैं बेसिकली जिस केस में ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के केस में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आता है रियल लाइन, और इसके बारे में हमने आई थिंक देख ली है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरवल्स हैं, आप जो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं वही हैं। ये जो माइनस इन्फिनिटी आप ओपन इंटरवल कहते हैं, ये भी इसको ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से भी, और ब्रैकेट को इस तरीके से भी ड्रा कर लिया जाता है, ठीक है। और इसमें वो सेट ऑफ रियल नंबर्स आ रहे हैं जो कि ए से छोटे हैं या ए के बराबर हैं, ठीक है ना। ये मेरे ख्याल में आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं इन सबको। क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, जैसा कि देखें ना ये ओपन इंटरवल आपके पास आ रहा है, इसमें बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती, सिंपल। क्लोज इंटरवल जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज भी कह लेते हैं, ठीक है। एक साइड इंक्लूड है, दूसरी साइड इंक्लूड नहीं है, ए नहीं इंक्लूड, बी इंक्लूड है, ठीक है। और यहाँ पर देखें ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है, तो ये आपके पास क्या है जी, हाफ ओपन या फिर हाफ क्लोज इंटरवल। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इनइक्वालिटीज़, ठीक है। और इस एक्सरसाइज 1.1 में हम इनइक्वालिटीज़ को भी सोल्व करेंगे। जैसे आपके पास इक्वेशंस होती हैं ना, इसी तरह से इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। आपके पास ये जो 5-6 साइन है, लेस देन का, ग्रेटर देन का, फिर लेस आर इक्वल टू का, और ग्रेटर आर इक्वल टू का, और इवन नॉट इक्वल भी समटाइम हम इसमें ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं किसी भी मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है जिसमें ये 4 वैल्यूज़ आप 4 साइंस नज़र आ जाएं, उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं, ठीक है। फिर इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। जैसा कि आपके सामने इस वक्त ये कुछ इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं, जैसा कि 3x + 5 इज़ लेस देन x - 7, और इसको कैसे सोल्व करना है, इसके मेथड्स हैं, 2 मेथड उसने यहाँ पर बताए हुए हैं। इन शॉर्ट हम इसको भी देख लेते हैं। और देखें जी, 3x + 5 लेस देन x - 7 को एज इट इज़ उसने फर्ज करें पहले लिख दिया। अच्छा, जिसके बाद जैसे ही क्वेश्चन में आप होता है ना, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी आप वही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है ना, तो फिर आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है। खैर वो जब आगे आएगा हम देख लेंगे। अच्छा जी, देखें 3x - x, x इस तरफ आ गया, 5 उस तरफ चला गया, दैट इज़ -12, और 2x इज़ लेस देन -12, 2 वहाँ पर जाकर डिवाइड हो गया, तो x इज़ लेस देन -6। बेसिकली हमारे पास ये इंटरवल बनता है, ठीक है, -∞ से लेकर -6 तक। तो ये बेसिकली इसका सोल्यूशन सेट है। मतलब क्या हुआ, आप इस इंटरवल के दरमियान से कोई भी वैल्यू लें और आप इस इनइक्वालिटी में पुट करें, आपके पास इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, यानी लेफ्ट साइड हमेशा छोटी रहेगी, राइट साइड बड़ी रहेगी। आप ये करके देख भी सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी जो हमारे पास इनइक्वालिटी है वो बेसिकली उसके साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू भी आ गई है, 5x + 6 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 5। जब भी आपके पास ये आ जाए ना एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको रिमूव करने के लिए आपने एक बार नेगेटिव में लिखना है, एक बार पॉजिटिव में लिखना है। आप जानते हैं ना डेफिनेशन क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू के भी, ऊपर हम पढ़ के भी आए हैं। एक्स ग्रेटर देन हो तो आपका पॉजिटिव होगा, लेस देन हो तो नेगेटिव होगा, ठीक है। जस्ट उसी को मद्देनजर रखते हुए आपने एक बार आपने क्या करना है, 5x + 6 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 5, सेकेंडली -5x + 6 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 5, और ये 2 इनइक्वालिटीज़ बन गई हैं, दोनों को सोल्व करना है, आपके पास अल्टीमेटली सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है ना।
यहाँ पर अगर आप देखें, खैर इसको इन चीज़ को हम इन डिटेल जो अपनी एक्सरसाइज में भी सोल्व करेंगे। एक अल्टरनेटिव मेथड भी है, और वो अल्टरनेटिव मेथड आपके पास सिंपल क्या कहता है कि आपने पहले तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देना है, यानी कि इनइक्वालिटी का साइन खत्म करके इक्वल लगा देना है। फिर आपने जैसे आप सिंपल रूट फाइंड करते हैं, इससे पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, उस तरह से आपने रूट फाइंड कर लेने। जैसे इस केस में देखिए 2 आ गए, -1/5 -11/5, तो रियल लाइन पर आपने ये दोनों ड्रा कर लिए, ये -11/5 आ गया, ये -1/5 आ गया। रियल लाइन को आपने ना 3 पार्ट्स में बेसिकली यहाँ पर तोड़ दिया, 3 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब आपने बाद में करना है टेस्ट। 3 रीजन बन गए आपके पास, तीनों रीजन से एक एक नंबर लें, आप अपनी इक्वालिटी इनइक्वालिटी में पुट करें, जिस आपके लिए रीजन के लिए वो नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा वो बेसिकली आपका सोल्यूशन सेट होगा। जैसे अगर आप यहाँ से देखें x = -3 आपने इस रीजन से ले लिया, ठीक है, वैल्यू इसमें पुट की, तो आपके पास अल्टीमेटली यहाँ पर -15 + 6 विच इज़ एक्चुअली 9 ग्रेटर देन 5, सो ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब है रीजन ए आपका सोल्यूशन सेट में आएगा। सेकेंडली रीजन बी लें, रीजन बी में से उसने -1 लिया, -1 पुट किया तो हमारे पास 1 आ गया, 1 इज़ लेस देन 5 बट यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ये फॉल्स आ गई। इसका मतलब है ये जो बी वाला रीजन है -11/5 से -1/5 तक ये इंक्लूड नहीं है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाए जी रीजन सी पर, सी में से उसने 0 ले लिया, सिंपली पुट किया तो 6 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 5 आ गया, विच इज़ अगेन ट्रू, तो ये भी आपका सोल्यूशन सेट में शामिल हो गया। रीजन ए और रीजन सी आ गया तो आपने दोनों का सिंपली यूनियन ले लेना यहाँ पर, ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। बाकी मज़ीद एक्सरसाइज जो हम प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है वो करेंगे। एक और एग्जांपल आप इसको भी देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आज का आखिरी टॉपिक है एक्सरसाइज से पहले वो है फंक्शन का। फंक्शन के बारे में आप मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एफएससी में भी पार्ट 1 में भी है और पार्ट 2 में भी आप इसको डिस्कस करते हैं। तो रफली मैं आपको बता देता हूँ जी फंक्शन के बारे में। 1 लाइनर ये है कि फंक्शन 2 सेट्स के दरमियान एक ख़ास तरह का रिलेशन होता है, सिंपल, ठीक है, इससे बढ़कर फंक्शन कुछ भी नहीं है। तो 2 सेट आपने यहाँ पर ए और बी लिए। बेसिकली रिलेशन क्या होता है जी, रिलेशन आपके पास ना ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, यानी अगर मैं रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट करूँ तो ये 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है। इसमें आप जानते हैं ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स आते हैं, इसका आप कोई भी ऑर्डर पेयर का सेट लें वो बेसिकली ए और बी के दरमियान एक रिलेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है ए क्रॉस बी ऑफ ए, यहाँ पर ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। जो ए है वो आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उसने लिखा है रिलेशन फ्रॉम ए टू बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और फंक्शन क्या होगा, बेसिकली एक ऐसा रिलेशन होता है जो कि जिसमें आपके पास यहाँ पर देखें ज़रा, अगर आपके पास एक्स वाई और एक्स वाई प्राइम, तो ऐसा अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स आ गए हैं ना तो इसमें y मस्ट है कि y प्राइम के इक्वल होगा, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास एक x के लिए एक ही y होना चाहिए। एक x के लिए आप ये कह दें कि मेरे पास y भी हो और इसी x के लिए आप ये कह दें कि मेरे पास y प्राइम भी हो, ठीक है। ये डेफिनेशन नहीं है फंक्शन की। आपके पास एक इमेज के लिए, अच्छा जी इसको कहते हैं इमेज और इसको प्री इमेज कह देते हैं, ठीक है। किसी एक एलिमेंट के लिए उसका इमेज एक होना चाहिए। अगर आपके पास 2 इमेज ऐसे आ गए इस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देख सकते हैं डोमेन क्या होती है किसी फंक्शन की, जो उसमें आपके पास फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, जैसे ये वाला फर्स्ट एलिमेंट एक्स आ गया, इस तरह से जो भी फर्स्ट एलिमेंट का एक सेट बनेगा वो आपके पास, यानी फर्स्ट पोजीशन पर जो पड़ा हुआ उसको क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट्स आ जाए उसको रेंज कह देते हैं सिंपली, ठीक है। और आई थिंक यही चीज़ें सब कुछ लिखी हैं, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ये देखें डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए और रेंज ऑफ एफ इज़ इक्वल टू, बेसिकली इक्वल नहीं होता, ये सबसेट होता है बी का। डोमेन एग्जैक्टली ए होगी, रेंज होती है आपके पास इज़ अ सबसेट ऑफ बी। वैसे जो बी सेट है इसको हम कहते हैं कोडोमेन। ये जो आपने सेट बी लिया हुआ है ना सेकंड वाला, इसको कहते हैं हम कोडोमेन, लिख लेते हैं। और रेंज बेसिकली होती है इसकी कोडोमेन की सबसेट, ठीक है। ओके, सो फंक्शन को बेसिकली लिखने का तरीकाकार होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जब आप फंक्शन को f से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और एक्स वाई या y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक ही बात है, ठीक है ना। x आपके पास इनपुट होता है, y आउटपुट होता है। और कैलकुलस में बेसिकली हम जो डील करते हैं ना फंक्शन के बारे में वो r टू r होते हैं, यानी इसमें a और b दोनों को हम सेट ऑफ रियल नंबर्स लेते हैं। ओके, सो आपके पास जो डोमेन में एलिमेंट होते हैं ना, जैसे देखें इसमें x आपने एलिमेंट एक लिया हुआ डोमेन से, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं करता।
पर जो आप रेंज से लें जैसा कि y है, इसको आप कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये x पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, एग्जांपल उसने दिए एरिया ऑफ सर्कल की, आपकी FSC पार्ट 2 की बुक में भी पहले पेज पे एग्जांपल गिवन है। ये एरिया फाइंड करने के लिए किस सर्कल का आपको रेडियस पर डिपेंड होना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो r जो है इस केस में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ओके, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जी फंक्शन की, a इज अ फंक्शन ऑफ r। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फंक्शन की ही टाइप्स हैं। अच्छा जी, पहले तो देख लें फंक्शन जो होते हैं ना, जो r टू r होते हैं उनको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ये सिंपली आप ये कह लें कि जिनकी जो रेंज है ना वो अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी तो ऐसे फंक्शन को कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, ओके, ये लिखा भी हुआ यहाँ पर, रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड ऑन x इज अ फार्मूला दैट एसोसिएट विद ईच एलिमेंट ऑफ x अ यूनिक रियल नंबर f ऑफ x, या फिर y कह लें इसको। ठीक है, f ऑफ x जो होता है वो बेसिकली आपके पास इमेज होता है। किसका इमेज होता है? x का इमेज होता है अंडर द फंक्शन f। राइट, तो आई नो कि आज के जो लेक्चर में थोड़ी थ्योरी ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको आज ही सारा कवर करके नेक्स्ट लेक्चर से हम अपनी एक्सरसाइज पर आ जाएं। ठीक है, ओके, सो ग्राफ क्या होता है बेसिकली फंक्शन का? फंक्शन का ग्राफ जो आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं ना, ये वाला, इसके अंदर जितने भी आपके ऑर्डर पेयर जो फंक्शन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों वो फंक्शन का ग्राफ होता है सिंपली। ठीक है, इस चीज़ को आई होप कि आप ऑलरेडी इंटरमीडिएट क्लासेज में भी डिस्कस कर चुके होंगे। अच्छा जी, इसके बाद फंक्शन की टाइप्स आती हैं, और सबसे पहली टाइप जो है वो ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन। मैंने आपको बताया था ना, आपके पास जो रेंज ऑफ f होती है ये b का सबसेट होती है। अगर ये b का इक्वल हो जाए तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहते हैं या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और अगर ये b का इक्वल ना हो, यानी b कोड मेन है, रेंज ऑफ f जो है वो इसका सबसेट है, तो ऐसे फंक्शन को इनटू फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इनटू फंक्शन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, वो कहता है कि अगर आपके पास पहला सेट जो a है ना, उसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए डिस्टिंक्ट इमेजेस हों, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं, अगर आपके दो एलिमेंट डोमेन से आपने लिए हैं इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है रेंज के भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसे फंक्शन को आप इंजेक्टिव फंक्शन या फिर वन वन फंक्शन कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, लिखा हुआ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव देयर डिस्टिंक्ट इमेजेस, मुख्तलिफ एलिमेंट के मुख्तलिफ इमेजेस होने चाहिए। सिंपल डेफिनेशन है। यस, नेक्स्ट डेफिनेशन है बाईजेक्टिव फंक्शन की, और या फिर इसको वन टू वन कोरेस्पोंडेंस भी कह लिया जाता है। अगर कोई फंक्शन आपके पास इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, ये इंजेक्टिव की डेफिनेशन है और ये सर्जेक्टिव की डेफिनेशन है। फंक्शन जो एट अ टाइम इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो, ऐसे फंक्शन को बाईजेक्टिव कहते हैं। बाईजेक्टिव बेस्ट एग्जांपल x³ की है। अब ये कैसे होता है ये डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊँगा, सिंपली आप इसको डेफिनेशन की मदद से साबित तो कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक जो डेफिनेशन है वो आती है, जैसे आप देखें ना, नंबर्स को आप ऐड अप करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, रियल नंबर्स हों या कोई और नंबर्स हों, उनको आप डिवाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, उनको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह फंक्शंस को भी ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और डिवाइड भी किया जा सकता है। एफ और जी दो फंक्शन हैं। एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि आपने एफ ऑफ एक्स की, मतलब जो एफ ऑफ एक्स होगा और जो जी ऑफ एक्स होगा, दोनों ऑफ कोर्स रियल नंबर्स होंगे, दोनों को ऐड अप करना है। ये फंक्शन की एडिशन है। इसी तरह से ये नीचे फंक्शन की आपके कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन है, दो फंक्शन की आपने सब्ट्रैक्ट करना है। ये मल्टीप्लिकेशन है और ये डिवीजन है। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते एट दैट पॉइंट एक्स। ठीक हो गया? अच्छा जी, जब आप फंक्शन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डोमेन जो है ना वो दोनों के इंटरसेक्शन से आ जाती है, यानी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ जी। इसी तरह से मल्टीप्लाई के केस में भी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी होती है। ठीक है, दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो डोमेन क्या होगी उनकी, जो एफ की डोमेन है और जो जी की डोमेन में कुछ जो कॉमन पार्ट है ना वो उसकी डोमेन बन जाएगी। इसी तरह से जब आप उनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, बट वो वाले आपने एलिमेंट्स निकाल देने हैं जहाँ पर जी ऑफ एक्स जीरो हो रहा हो। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स है, आप इसको भी देख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करें और एक्सरसाइज पे चलते हैं डायरेक्ट। ये आपके पास एक और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इस तरह से भी आप दो फंक्शन को आपस में मिला सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। जी नॉट एफ ऑफ एक्स को हम कर सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पहले आपने एफ ऑफ एक्स कंप्यूट करना है, देन आपने जी ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स पर जी वैल्यू कंप्यूट कर लेनी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स गिवन है, हम इसको एक्सरसाइज में ही अपनी प्रैक्टिस करेंगे।
अच्छा जी, इसके बारे में एक चीज़ नोट कर लें कि आप एफ नोट जी और जी नोट एफ इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। हाँ, पर्टिकुलर केसेस में हो सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम इसको इक्वल नहीं कह सकते। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जी कुछ मज़ीद डेफिनेशन है, जैसा कि इन्वर्स क्या होता है किसी फंक्शन का। आप इस ऑर्डर पेयर को अगर रिवर्स करके लिख दें ना, किसी इंजेक्टिव फंक्शन के केस में, देखें ना वो कह रहा है कि आपके पास एफ इंजेक्टिव फंक्शन है और आपके पास डोमेन जो है वो सबसेट है ए का, रेंज सबसेट है बी का। आप इस ऑर्डर पेयर पहले ए बी था, अब बी ए करके लिख दें, ये हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है ना, एफ का इन्वर्स आ जाएगा सिंपली। उसकी एक एग्जांपल दी हुई है। फिर आगे पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी आप देख सकते हैं, इससे पहले आप कर भी चुके होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक सीक्वेंस की डेफिनेशन भी दी हुई है। ओके, आई थिंक हमें यहीं पे वाइंड आउट कर देना चाहिए आज, बाकी ऑन द स्पॉट हम देख लेंगे। अच्छा जी, ये आपके पास जो एग्जांपल है ना, एक ब्रैकेट फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा देख लेते हैं। फंक्शन आपने डिफाइन करना है रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। डिफाइन करने का तरीकाकार ये है, बेसिकली इसमें हम करते क्या हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी इसको कह लिया जाता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी 0 रहेगी जब आपका एक्स इन बिटवीन 0 और 1 के है। ये देखें जरा, 0 और 1 के इन बिटवीन जब भी आपका एक्स है ना, तो आपकी एफ की वैल्यू 0 रहेगी। जैसे ही आप 1 से ऊपर जाते हैं, 1 से आगे निकलते हैं, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है जी। यही बात उसने यहाँ पर लिखी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब आपका एक्स 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। ये देखें 1 और 2 के दरमियान, ठीक है। और 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, 2 पर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये ऊपर देख लें, जैसे ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसी तरह से एक और भी फंक्शन होता है, ठीक है। ये इसको सीलिंग फंक्शन, बेसिकली इसमें 2 फंक्शन होते हैं, सीलिंग फंक्शन होता है और एक फ्लोर फंक्शन होता है, ठीक है। तो खैर इसमें एक फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसी को ही देख लें आप। बाकी मज़ीद इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गई एक्सरसाइज 1.1, और आई थिंक आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी भी हो गया, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो जो चीज़ें हम एक्सरसाइज 1.1 में रिक्वायर हैं वो सब की सब हम इसमें कवर कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और 15 से 20 मिनट के दरमियान लेक्चर होगा। जितने आपके इस टाइम में क्वेश्चन हो गए अब वो हम कर लेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज के मतलब आपका कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के मतलब कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं, और आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं।